हेलो, वेलकम टू कैन स्टडीज। आज हम आर्गुमेंट राइटिंग नंबर 8 देखेंगे। इसमें है और आज का जो टॉपिक है, पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन। ये 2017 का टॉपिक है। और ये देखो, जो आपका पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन, ये कहीं ना कहीं जो आपका माओइस्ट आइडियोलॉजी से बिलोंग करता है। ये आपका जो स्टेटमेंट है वो माओ जेडोंग, यानी जिन्हें आप माओ से तुंग कहते हैं, द चेयरमैन माओ, चाइना के जो ये आपका कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन था, उसके फाउंडर कह सकते हो, उसका मेन पिलर कह सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये चीजें हैं। देखो, एट द एंड ऑफ द डे आप गांधी के लैंड में आप वायलेंस को जस्टिफाई नहीं कर सकते हो। बट एट द एंड ऑफ द डे क्या है कि कुछ हिस्ट्री के कुछ लेसन्स हैं जो ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं ये राइट है। और एटलीस्ट आप किसी पे अटैक करने के लिए नहीं, तो अपने सेल्फ डिफेंस में आपको इस चीज को मेंटेन रखना है। तो आपका फोर में है, तो हिस्ट्री इज विटनेस दैट इफ नीड अराइजेस, force has been used either for self protection or for expanding the empire। दो चीजें हैं। या तो जो कहते हैं ना कि एक जब जोधा अकबर मूवी देखोगे तो उसमें होगा ना कि सल्तनतें, ये इतिहास गवाह है कि सल्तनतें खून के खुराक के पे पनपी है। ठीक है कि जो इतिहास में एम्पायर है, जो तलवारों के बल पे जीता गया है, लेकिन उसे सुरक्षित जो है बाहुबल पे रखा गया है। तो whenever someone is weak in the history, तो some other will take over। तो either you are expanding the empire or defending your empire, you have to be strong enough at present scenario itself। either war हो या ना हो, बट यू शुड बी ऑलवेज इन वॉर प्रिपेयर्ड मोड। जैसे अभी चाइना इज फ्लेक्सिंग इट्स मसल, रीजन इज ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक, चाइना इज सेपरेटेड इन द वर्ल्ड अरीना। सो कहीं ना कहीं वो चीजें हैं कि उसके इंटरनल भी प्रॉब्लम है। हर कंट्री का इंटरनल भी प्रॉब्लम है और एक्सटर्नल भी प्रॉब्लम है। तो इंटरनल प्रॉब्लम किसी भी कंट्री के लिए ज्यादा खतरनाक होता है कि आप अपना जनता, जिसके लिए आप शासन कर रहे हैं, जिसके ऊपर शासन कर रहे हैं, वही यदि सेटिस्फाई नहीं है, तो दैट इज द प्रॉब्लम। तो चाइना के लिए ये जो है टाइम टेस्टेड वेपन है कि इफ देयर इज लार्जर internal dissatisfaction, internal problem, then do aggressive work outside, so people will be involved in that। So human civilization is full of fighting for supremacy, but the present era is different from the past। Man has developed weapon of mass destruction। at the click of button everything will be destroyed। आज जो है, सपोज इंडिया के पास तो है नो फर्स्ट यूज NFU डॉक्ट्रिन, लेकिन देखोगे दो जो मिलिट्री रूप से पावरफुल, नो डाउट चाइना जो है इकोनॉमिक पावर है अभी, लेकिन मिलिट्री रूप से दो पावरफुल, यूएस दोनों तरीके से पावरफुल है। लेकिन यदि यूएस को कोई चैलेंज करता है मिलिट्री रूप से, तो वो रसिया है, पहले यूएसएसआर और आज रसिया। तो वो दोनों के पास है मैड डॉक्ट्रिन, यानी म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। ठीक है ना, म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, MAD, मैड। तो आपके पास, दोनों के पास, सबके पास ये पावर है कि आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो इसी दुनिया में हमें जीना है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है आपका पावर है, वो कहते हैं ना कि जो न्यूक्लियर वेपन है वो पीस के लिए, हाउएवर ये डिस्ट्रक्टिव है, लेकिन वो पीसफुल वेपन एक तरह से है, क्योंकि इसलिए के बाद मेजर पावर जो है डायरेक्ट इंगेज नहीं हो रहे हैं वो। मेनी टाइम्स इट इज नेसेसरी टू यूज द फोर्स। व्हेन इंडिया गोट इंडिपेंडेंस, in spite of all efforts of peaceful integration, it was compelled to use the force against Pakistan supported fighter। जो कबीलाई अटैक, ऑब्वियसली वो पाकिस्तानी अटैक था, लेकिन जो 1947-48, इनफैक्ट जिस ईयर इंडिया आजाद हुआ, उसी साल शांतिपूर्ण गांधी जी के जीवन काल में रहते हुए हमें इंडिपेंडेंट इंडिया में फाइट करना पड़ा, और वो भी किससे? अपने ही पार्ट से, जो कल तक हमारा अपना पार्ट था। तो फाइट करना पड़ा, तो उसी समय में फोर्स यूज करना आवश्यक था। निजाम ऑफ हैदराबाद एंड फॉर इंटीग्रेशन ऑफ गोवा, तो गोवा में भी पुर्तगाली थे, वो जा नहीं रहे थे, तो हमें फोर्स यूज करना पड़ा। अगेन इन 1965 एंड ड्यूरिंग बांग्लादेश लिबरेशन वॉर ऑफ 1971,
India was forced to use the force and the result was positive. देखो नो डाउट अब 1962 है तो वो दैट वाज द डिबेकल ऑफ आर्स। तो ऑब्वियसली बात है कि जब आप लिख रहे हो तो उस पॉइंट ऑफ व्यू को यहाँ रिप्रेजेंट नहीं करोगे क्योंकि दैट इज नॉट जस्टिफाइंग। नेक्स्ट, एट प्रेजेंट इंडिया इज फेसिंग मेन चैलेंज रिलेटेड टू बोथ फ्रंट, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल चैलेंज। देखो एक इंटरनल में आपका मेजर जो है माओइस्ट चैलेंज जो आपका मेन है, उसके बाद कुछ और चीजें भी हैं, लेकिन हम यहाँ चूंकि ये आप टॉपिक यूज कर रहे हो कि पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन, तो मेन आप माओइस्ट चैलेंज कह सकते हो या फिर नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी कह सकते हो एंड जेएनके में टेररिज्म। तो टेररिज्म जम्मू एंड कश्मीर और जो नॉर्थ ईस्ट वाला है वो इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों का मिक्स है। On internal security challenge, it is facing challenge in three theaters: terrorism in Jammu and Kashmir, Northeast insurgency, and Maoist challenge in central India. In Jammu and Kashmir and in many parts of Northeast, AFSPA is imposed to keep law and order situation under control. In this area, it is the gun which is a solution for many problem. देखो no doubt आप यहाँ हम उस चीज को इन एग्रीगेट नहीं जस्टिफाई कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए चूंकि आर्गुमेंट राइटिंग है तो हमें उन पॉइंट्स को भी ये डालना जरूरी है कि कुछ सिचुएशंस, कुछ एरिया ऐसे हैं जहां नॉर्मल सिचुएशन कंट्रोल में नहीं हो रहा है, तो हमने वहां अप्सपा लगाया और सिचुएशन देयर इज अंडर कंट्रोल मोर और लेस। इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड which is facing two nuclear capable hostile nations as neighbors, so it should always be ready to have its firepower in order. आइदर आप फाइट करो या ना करो, युद्ध हो या ना हो, वेपन आपके ऑर्डर में रखना होगा। इनफैक्ट देखो जापान, जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरी तरह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में डिस्ट्रॉय हो गया। उसके बाद जापान कभी वॉर में एंगेज नहीं हुआ। इनफैक्ट चाइना के साथ नो डाउट होस्टाइल रिलेशन है, बट इट इज अंडर न्यूक्लियर अम्ब्रेला ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ न्यूक्लियर अम्ब्रेला ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो जापान ने कभी फाइट नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं मोर और लेस ये भी प्रिपेयर रहता है। आप बहुत सारे कंट्री देखोगे डायरेक्ट जो वॉर फेस नहीं कर रहे हैं। नो डाउट इंडिया वन ऑफ द कंट्री है जिसने आजादी के बाद ही, जिस ईयर में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ उस साल भी, यानी 1947-48, फिर उसके बाद देखोगे चाइना के साथ 1962 दैट वाज द डिबेकल, 1965 पाकिस्तान के साथ, फिर 1967 चाइना के साथ स्कर्मिसेस इन नॉर्थ ईस्ट, एक तरह से सिक्किम एरिया में मेनली। तो चाइना के साथ लास्ट टाइम वो जो फायरिंग हुआ है 1967 में, फिर उसके बाद 71 में, फिर उसके बाद देखो कहीं ना कहीं हम आईपीकेएफ के तौर पे गए श्रीलंका और वहाँ हमारा बहुत कैजुअलिटी हुआ। फिर आप देखोगे कारगिल में, फिर आप देखोगे कि ये में संसद जो इंडियन पार्लियामेंट पर अटैक हुआ, तो कहीं ना कहीं हमने हाफ ऑफ फोर्सेस को इंडियन बॉर्डर पे पाइल कर दिया था कि इंडिया एंड पाकिस्तान वाज ऑलमोस्ट ऑन वार फ्रंट। फिर देखोगे मुंबई अटैक के बाद सिचुएशंस प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। फिर आप देखोगे लास्ट ईयर पुलवामा और उसके पहले उरी अटैक। तो चीजें हम फाइट करें या ना करें, हमारा जो फायर ऑर्डर है, फायर पावर है, वो ऑर्डर में होना चाहिए। हमें बार प्रिपेयर्डनेस में हमेशा तैयार रहना चाहिए। अभी जो चाइना के साथ हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो चाइना का ये होता है कि चाइना भी युद्ध डायरेक्ट नहीं चाहता इस समय, बट कहीं ना कहीं जो है कि मैंने बताया कि कोविड-19 पेंडेमिक के कारण जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल फ्रंट पे, तो वो इन चीजों को अपने फोर्सेस को थोड़ा दबाव बना करके साउथ चाइना सी से लेकर के हर जगह जहां भी इसके बॉर्डर इशू हैं, तो उस चीज को दबाव बना रहा है। अब हम अगेंस्ट में लिखेंगे, पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन इज गिवन बाय माओ जेडोंग ऑफ चाइना, यानी माओ त्से तुंग भी उसको कहते हैं, एंड इट इज टोटली अगेंस्ट द गांधीयन प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस। इंडिया won its freedom with the weapon of truth and non-violence. In Gandhi's arsenal, there was no place for gun. Violence is not the permanent solution of any problem. Violence creates more violence and a vicious cycle is created, which we have witnessed throughout the history of mankind. वो जो कहते हैं ना कि गांधी जी कहते हैं कि an eye for an eye will make the whole world blind. हमें ये चीजें नहीं करना चाहिए। जैसे जैसे कहीं भी हमने 2 को मारा, उन्होंने 4 को मारा, हमने 8 को मारा, उन्होंने, दिस इज द विशियस सर्किल, और हम इससे बाहर नहीं निकल सकते हैं जब तक कि पीस ही जो है। कहीं भी आप देखो, जस्ट इंडिया के इंटरनल फ्रंट पे ही देखो, मिजोरम
मिजोरम लालडेंगा, लालडेंगा एक समय बहुत बड़े जो इंसर्जेंट हुआ करते थे, ड्रेडेड इंसर्जेंट। उन्होंने इनफैक्ट एक समय था जब मिजोरम जो था पार्ट था आपका वो शुरू में आसाम का। एक ऐसा टाइम आया कि ऑलमोस्ट जो मेजर ऑफिसर्स वगैरह था इंटेलिजेंस सारे को किल कर दिया। लालडेंगा लाल, और वही लालडेंगा बाद में फिर डेमोक्रेटिक सर्कल में आकर के उन्होंने वहां का सीएम बने मिजोरम का। लॉट ऑफ थिंग्स है। असम वगैरह में देखो बहुत सारे जो लोग वायलेंस के रास्ते पे थे और वो फिर पीसफुल तरीके से डेमोक्रेटिक प्रोसेस में आए। तो आप हिस्ट्री मैनकाइंड आप है हमेशा कि उन चीजों को ऑब्जर्व करोगे तो चीजें मिलती है। परमानेंट जो है पीस आपके लिए जरूरी है। वेपन्स के बल पे आप पीस परमानेंट स्टेब्लिश नहीं कर सकते हो। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर killed more than 30 million people, and second world war killed more than 75 million people, and still there was no permanent peace in the world. The result of the second world war was cold war and arms race. जो कहते हैं ना कि आप सुने हो गए फॉर्चुनेटली 100 years बरसाई की पैक्ट ऑफ वर्साई जो है ट्रीटी ऑफ वर्साई, वो एक हिंदी में जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ते थे ना तो हिंदी मीडियम में से उस समय पढ़ते थे 10th तक, तो उसमें था ना कि द्वितीय विश्व युद्ध के बीज वर्साई की संधि में छुपे हुए थे। यानी कि ट्रीटी ऑफ वर्साई उसमें आपने ह्यूमिलिएट किया जर्मनी को, तो उसका रिजल्ट तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और वर्साई ट्रीटी ऑफ वर्साई रिजल्ट वाट सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हुआ उसके बाद भी, तो आपका जो कोल्ड वॉर और उसके बाद आर्म्स रेस, तो ये चीजें चलती रहती। बिसाइड गांधी there were many other leaders such as Martin Luther King Jr., Aung San Suu Kyi, Nelson Mandela, the Dalai Lama have shown the world that there is no need of gun. We can come to the solution through peaceful manner as well. Maoist problems and Northeast insurgency and Jammu and Kashmir problem can be solved through peaceful way as well, through participation of masses and other stakeholders. जो उसमें इंगेज हैं, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उससे प्रभावित हो रहे हैं, आपको बोर्ड में उन लोगों को लाना है ताकि हम पीस इस्टेब्लिश करने में वो मदद कर सके। सो दैट इज द टॉपिक। हाउएवर ये टॉपिक वन ऑफ द टफ था, लेकिन एनीवे you have to do, there is no choice, argument writing, report writing, in fact ऐसे को छोड़ करके there is no choice in any question. So अच्छा लिखो बुरा लिखो ये आपको लिखना ही पड़ता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। यदि अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।